मित्रों, आज मैं आपके समक्ष वंशस्थ छंद यह पढ़ाने जा रहा हूं। वंशस्थ छंद का लक्षण नीचे लिखा हुआ है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। ये जतौ और जरौ कहता है वंशस्थम उदीरितम। जिस छंद के कहता है जिस छंद के, या इसको पद्य कह सकते हैं, पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः जतौ, ज से जगन और तौ दो के लिए आया है तो तगन, जगन तगन, और जरौ जगन रगन, जगन रगन हो, उन्हें हम वंशस्थ छंद कहते हैं। ये छंद का लक्षण है। आप इतना लिखेंगे छंद का लक्षण हो जाएगा कि जतौ तु वंशस्थम उदितम जरौ, कि जस्याह चतुर्षु चरणेषु क्रमेण चत्वारो जगनः तगनः जगनः रगणः भवेयुः तत् वंशस्थ नाम वृत्तम। ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। अब जगन तगन जगन रगन क्या है, तो इसके लिए आपको मैं लिख दूं जगन तगन जगन और रगन, यही है जतौ जरौ। ये चार गण है, जगन तगन जगन रगन। अब जगन में क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो एक सूत्र है, जो गुरु मध्य, इसमें मध्य में गुरु होता है, यानी दोनों तरफ लघु होंगे। तगन में अंत में लघु होता है, तो अंत में लघु या तो में दो गुरु होंगे। जगन फिर यही चीज यहाँ है तो यही चीज यहाँ दे देंगे जगन। और रगन में कहता है जो गुरु मध्य कतो रल मध्य, इसमें मध्य में लघु होता है, यानी दोनों तरफ गुरु होंगे, है ना। ये इस जगन तगन जगन रगन का जो है गणों की गणना होती है, जिसमें जिस आधार पर गणों का मूल्यांकन होता है। प्रतीकात्मक है गण, इसमें मात्राओं की गणना होती है, अक्षरों की गणना होती है। तो फिर इस आधार पर हम छंद का मूल्यांकन करते हैं। तो आपने जो चार गण देखा, इसमें क्या होंगे आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ और बातें बताने आवश्यक है। जैसे आ ये देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये लघु है, और इस है ये गुरु है, इसे गुरु की गणना होती है। अब एक मात्रा लघु को ह्रस्व कह सकते हैं, और ह्रस्व लघु और दीर्घो गुरु, ये दीर्घ गुरु होता है, यानी जहां एक मात्रा होगी वह लघु होगा ऐसा, और जहां दो मात्राएं होंगी वह दीर्घ होगा। एक मात्रा ह्रस्व, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वः द्वे दीर्घः, तीसरा प्लुतः गेयः व्यंजनं च अर्धमात्रिकम्। आपने पढ़ा भी होगा व्याकरण शास्त्र में, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वः द्वे दीर्घः तीसरा प्लुतः गेयः व्यंजनं च अर्धमात्रिकम्। व्यंजन आधी मात्रा व्यंजन के उच्चारण में लगती है, तो और तीन मात्रा प्लुत, ये जानकारी यहाँ पर मैं दे दूं। और व्यंजन के लिए आधी मात्रा अर्धमात्रिकम, व्यंजनम। तो ये जानकारी यहाँ पर आपने सुन लिया। और लघु गुरु की गणना कैसे होती है, तो ये भी जानकारी यहाँ अपेक्षित हो गई। गण के लक्षण के बताने के अतिरिक्त मैं ये बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे तो इसको मैं पुनः ये बताना चाहूंगा कि जगन, ये जो 8 गण होते हैं और 2 लघु गुरु, ये 10 को जानना जरूरी है। छंद के लक्षण इस बीच में ही मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो आप देखिए, मैं उदाहरण दिया हूँ। यह उदाहरण जो है शिशुपाल वध महाकाव्य का, शिशुपाल वधम, ये महाकवि की रचना है, उसी का एक उदाहरण है। पहला पद्य है और उसमें वंशस्थ छंद ही है पूरा। तो वंशस्थ छंद का मैंने सोचा कि शिशुपाल वध महाकाव्य का उदाहरण ले लूं। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवास वसुदेव सद्मणि वसंत दर्शावतरंतम अम्बराधिरण्य गर्भांग भुवं मुनिम हरि। ये मैंने इसको पढ़ाया भी है
कि श्रियः पति ही श्रीमती शासितुम, कहा कि श्रियः पति माने लक्ष्मी के पति, श्रीमती आया है वसुदेव सदमणि, इसके लिए श्रीमती का मतलब होता है शोभा से संपन्न। यहाँ श्रीमती का अर्थ है समृद्धि संपन्न, शोभा संपन्न। वसुदेव के घर में बैठे हुए कौन? हरि, विष्णु ने, वसन हरि, रहते हुए हरि ने कहा कि ददर्श देखा, किसको देखा? तो कहा कि आकाशात अवतरंतम, आकाश से उतरते हुए हिरण्य गर्भांगोबम, ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न अर्थात नारद मुनि को देखा। इसी का चित्रण इस श्लोक में है कि लक्ष्मी के पति जगत के शासन करने के लिए, जगत के आधारभूत विष्णु ने कृष्ण रूप अपने पिता के घर में, शोभा संपन्न अपने पिता के घर में बैठे हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद को आकाश से उतरते हुए देखा। इसी का चित्रण है उस प्रथम श्लोक में। अब इसको मैंने छंद के लक्षण क्रम में हमको यहाँ घटाना है। तो देखिए, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, अब कहता है जतौ जरऊ को इसमें घटाना है। तो पहला जगन, जगन में बताया गया था क्या होता है जगन। ए देख रहे हैं, पहला इसका जो है हरस, यहाँ पर इसको अगर हम घटाएंगे तो हरस होगा, ये दीर्घ होगा, श्रियः पति, है ना, ये जगन हो गया। जगन का यहाँ पर लक्षण हम पुनः लिख दें, जो गुरु मध्य, इसमें मध्य में गुरु होता है, दोनों तरफ लघु। तो देख रहे हैं दोनों तरफ लघु है और बीच में गुरु है। इसके भी नियम है, सानुस्वारश्च विसर्गश्च दीर्घश्च गुरु भवेत्, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपि वा। कहा कि सानुस्वारश्च, अनुस्वारेण संयुक्तः स्वरः, अतेन संयुक्तः व्यंजनः चापि, व्यंजनो चापि। कहते हैं अनुसार से युक्त स्वर और व्यंजन दोनों क्या होता है? दीर्घ होता है, माने दीर्घ होता है। सानुस्वारश्च विसर्ग च, विसर्गी च, विसर्ग युक्त अगर कोई व्यंजन है तो वो भी दीर्घ माना जाता है, वो भी गुरु माना जाता है। और सानुस्वारश्च विसर्गश्च दीर्घश्च गुरु भवेत्, ये गुरु होता है। अब वर्ण संयोग पूर्वश्च, कहा कि संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है, संयुक्ताक्षर वाला नहीं, उससे पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। और कहता है वर्ण संयुक्त तथा पादांत गोपि वा, और पादांत में, पाद के अंत में अगर जो वर्ण है बच गया हुआ है तो उसको गुरु लघु की गणना इच्छानुसार की जाती है, वा माने विकल्प से। पादांत अब गुरु होगा कि लघु होगा, जैसी वहाँ बात रहेगी, बनेगी, गण निर्माण में सहायता करेगा, उस अनुसार से वहाँ पर निर्धारण होता है। इसीलिए तथा पादांत गोपी वाली लिखा कि पाद के अंत में वो विकल्प से होता है, यानी लघु गुरु का वहाँ विचार वहाँ देख कर किया जाता है तत्स्थान पर। ठीक है, तो आपने देखा सानुस्वार विसर्ग का वर्ण गुरु है, इसे परव्य ह्रस्व है, फिर ये लघु है। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ है तो यहाँ पर क्या होगा? जगन के बाद क्या बताए थे? जगन के बाद तगन, जो तो अंत लघु यानी दो गुरु। तो यहाँ पर आप इसको दो गुरु हो जाएगा, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ पर गुरु होगा और यहाँ लघु हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख दें। हाँ, तो ये देखिए दूसरा गण हुआ, एक जगन हो गया, एक तगन हो गया। और फिर उसके बाद क्या है? जगन तगन जगन, फिर जगन आ रहा है, फिर जगन का यही लक्षण, जो गुरु मध्य, दोनों तरफ लघु। तो फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ लघु होगा, यहाँ गुरु हो जाएगा और यहाँ फिर लघु हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ देख लिए लघु हो गया, लघु गुरु लघु। अब है उसके बाद जगन तगन जगन रगन, रगन चौथा है। तो रगन में क्या कहा था कि रल मध्य, इसमें मध्य में लघु यानी दोनों तरफ गुरु। तो देख लीजिए, तुम है, यहाँ पर एक गुरु होगा और यहाँ पर एक लघु होगा और यहाँ पर फिर गुरु होगा, दोनों तरफ गुरु हो गया, ये रगन हो गया। तो देख लिए, ये जगन है, ये जगन, ये तगन है, फिर ये जगन है और ये रगन है। इसी प्रकार से प्रत्येक पद में आप घटा सकते हैं। इसको यहाँ पर भी फिर कर सकते हैं आप। ए हो जाएगा आपको लघु, ए हो गया गुरु, चूंकि संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण गुरु होता है, ये लघु हो गया, तो ये जगन हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं, ये गुरु है, ये गुरु है और यहाँ ये लघु है। तो जगन निवास, जगन निवास वसुदेव सदमणि। अब वसुदेव यहाँ पर देख लीजिए, एक जगन तगन हो गया, फिर जगन है। तो जगन में क्या है? फिर देख लीजिए,
आई एस आई जगन हो गया। अब फिर रगन है तो यह संयुक्ताक्षर दोनों संयुक्त है, इससे पूर्व का वर्ण है गुरु, ये हो गया लघु और ये फिर हो गया गुरु। तो आपने देखा कि दूसरे पाद में भी मैंने घटा के लिखा दिया कि जगन तगन जगन रगन, इस तरह से जहां भी जाएंगे वैसी ही स्थिति आएगी, जगन तगन जगन रगन। यहाँ पर भी आप करेंगे, फिर यहाँ भी घटा के देखिए, यहाँ हो जाएगा लघु, यहाँ गुरु, चूंकि संयुक्ताक्षर के पूर्व है ये लघु, फिर यहाँ हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए द है, यहाँ पर ये लघु है, फिर संयुक्ताक्षर के पूर्व है तो गुरु है, फिर यहाँ पर देख लीजिए आप ये भी गुरु हो जाएगा और यहाँ पर लघु हो जाएगा। फिर यहाँ पर चलिए ए हो गया, फिर यहाँ पर यहाँ आइए ए ऐसा हो जाएगा, फिर हो गया, और फिर यहाँ पर चलिए एस आई एस। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने 3 पादों में घटा दिया हूँ कि वंशस्थ छंद के लक्षण तीनों पादों में। तो आपको प्रश्न परीक्षा में अगर रहेगा तो आप ऐसा ही करेंगे कि जिस छंद के चारों चरणों में पाद का चरण होता है, क्रमशः जगन तगन जगन रगन हो, उन्हें हम वंशस्थ छंद कहते हैं। शिशुपाल वध का यह पद्य उदाहरण के तौर पर आप दे देंगे, एक पंक्ति भी लिख करके अगर घटा देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासः वसुदेव सद्मनि बसंत दर्शावतरंतम अम्बराधिरन गर्भांग भुवं मुनिम हरि। तो मैंने इस प्रथम में, द्वितीय, तृतीय तीनों में घटा दिया हूँ, एक छोड़ दिया हूँ, इसमें आप घटा लेंगे। तो इस तरह से एक में ही घटा करके देखा जाता है कि मिल रहा है कि नहीं। तो आपने देख लिया कि जगन तगन और गणों की संख्या के गण कैसे होता है, ये भी मैंने बताया। आज मैं इतनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वंशस्थ छंद को समझेंगे। छंद थोड़ा जटिल है लेकिन आप इसे समझ लेंगे। 1-2 छंद और अगर कंटिन्यू पढ़ाएंगे, इसके बाद बसंत तिलका है, भुजंग प्रयात है, मंदाक्रांता है, ये कंटिन्यू मैं दूंगा आज के बाद। तो 4 छंद पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत बातें समझ में आ जाएगी गणों के संदर्भ में। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।